वो लोग जो ऑटोनॉमी मांगते थे, सेल्फ रूल मांगते थे, 370 के अंतर्गत जो है स्वायत्तता मांगते थे, उन्हें 23 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो अटल जी ने इलेक्शंस करवाए थे। पिछले 70 साल में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख ये होते ही नहीं थे। कभी नहीं हुए। कुछ परसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में आपके बारे में, तो क्या आप वाकई में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हैं? जिस प्रकार से 1977 में जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन हुआ, और अटल जी के वक्त और जिस प्रकार से हम एक मास पार्टी बन गई। पहले हम सिर्फ कैडर बेस्ड पार्टी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो खुद जो है अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, लोग कहते थे पिछड़ा वर्ग उनके पास नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। राम मंदिर का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस आपके हिसाब से? सोनिया गांधी जी को इन्विटेशन दिया गया, आपकी पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उनको भी इस चीज़ का बुरा लगा कि आपने उन्हें न्योता क्यों दिया। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो बॉम्बे में खड़े होकर 26 से 11 आरएसएस की साजिश जो है वो किताब लॉन्च करते थे। अखिलेश यादव ने तो न्योता रिसीव करना तक जरूरी नहीं समझा, वो तो घर से मतलब वो मिले तक नहीं जो लोग न्योता लेके गए थे। तो आप लोग क्यों भेजते हैं? अरे 500 साल का संघर्ष है जी। कई यहाँ पर जो है जो लड़ाइयाँ हुई हैं, साधु संतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे राजा महाराजाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। राहुल जी जब मंदिर जाते हैं, शंकर जी जब राहुल जी को देखते हैं तो शंकर जी कहते हैं कि ब्रो तू चीटिंग मत कर। कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के मंदिर के अंदर जाना, मंदिर झंडे लगाने की जगह तो नहीं है और राजनीतिक झंडे लगाने की तो जगह नहीं है। जिस प्रकार 22 तारीख को जिस प्रकार का एक बड़ा भव्य घर घर में जब दीपक जलेंगे, घर घर में जो है राम धुन गाई जाएगी, मतलब राम के भजन गाए जाएंगे, वहाँ पर दीपावली होगी। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। जय दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस ऑफेंस पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी। वेलकम सर। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर भी हैं। हमारे डिफेंस ऑफेंस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने देखा था। हम एक तरीके से जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था हम उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे और जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में जानेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उस सरकार की विचारधारा क्या है, सोच क्या है। और हाल ही में आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, उसमें जो है डॉक्टर साहब को लोकसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर का। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम तो ये सुन रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आप लोगों ने जमहूरियत का कत्ल कर दिया था जम्मू कश्मीर में, तो फिर ये चुनाव कैसे हो रहे हैं फिर वहाँ? वैभव जी, अपोजिशन द्वारा एक डिस्कोर्स जो विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि मानो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कि वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, वहाँ लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, वहाँ पर जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है लोगों को दबा रही है। इस प्रकार का जो डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा है वो जो सही में वो नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो है 370 जाने के बाद सही मानों में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पर ले जाने की जो कोशिश है वो हुई है। हाँ, ये ठीक है कि असेंबली के इलेक्शंस 5-6 साल से नहीं हुए हैं और जब भी उपयुक्त समय होएगा वो हो जाएंगे। बाकी जितने भी इलेक्शंस हैं कि मान लो पंचायत इलेक्शंस, वो भी कई सालों के बाद हुए। पहले बार भी जब अटल जी की सरकार थी तब जम्मू कश्मीर में वो लोग जो ऑटोनॉमी मांगते थे, सेल्फ रूल मांगते थे, 370 के अंतर्गत जो है स्वायत्तता मांगते थे, उन्हें 23 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो अटल जी ने इलेक्शंस करवाए थे। अभी इलेक्शन जो है करने की बात आई जब हम सरकार में थे तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आग्रह था कि पंचायत इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन उस समय बेशक पीडीपी कोalition में थे हम उनके साथ, बीजेपी के सिवाय कोई भी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग सारे एक हो गए नहीं होने चाहिए। और फिर वो जो है गवर्नर रूल आने के बाद जो है इलेक्शंस हुए और उसके बाद पहली बार पिछले 1947 के बाद या 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ है, बीडीसी और डीडीसी जो जिला परिषद और जो ब्लॉक लेवल की कमेटीज बनी पहली बार हुई है। ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, हाँ, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो पहली बार हुआ है। पिछले 70 साल में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख ये होते ही नहीं थे। कभी नहीं हुए। ये तो भारत के गांव में, भारत के जो गांव है 70% तो भारत गांव में रहता है।
गांव में तो सबसे बड़ी राजनीति ही पंचायत और ब्लॉक की राजनीति है। यही तो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, ट्रेजेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको मैं कहता हूँ, कि वहाँ पर केंद्र से तो ऑटोनॉमी चाहिए, स्वायत्तता चाहिए। कहते हैं कि हम 72 साल जो है 370 के लिए फिर लड़ेंगे, लेकिन आम लोगों को जो देना है, जो हक देने हैं, लोकतांत्रिक हक देने, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ 3 परिवार, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार है, मुफ्ती परिवार है या गांधी परिवार है, इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में उनके हाथ में सत्ता रहे, लेकिन आम कश्मीरी को, आम जम्मू के डोगरा को, आम लोग व्यक्तियों को जो पावर ना मिले, उनकी पावरमेंट ना हो, ये वहाँ पर हुआ है, हमने झेला है वो। हाँ, ये जो है एक ही बात पे असेंबली के इलेक्शंस नहीं हुए, इनको लगता है कि वो ठीक है, वो समय था, कुछ कारण हैं, स्ट्रैटेजिक कारण होंगे, रहे होंगे जिसके कारण नहीं हुए हैं, वो भी होंगे। और 2024 जो इलेक्शन है, ईयर है, वो इलेक्शंस ईयर है, लोकसभा की तैयारी हो रही है, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस प्रकार से कहा है, उसके पहले पहले असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि जो भविष्य है जम्मू कश्मीर का, वो लोकतंत्र में ही है। हाँ, पूरे भारत का है। और मैं कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी है, डिस्पाइट ऑल डिमेरिट्स, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के नाते उस पर भी वही लागू करता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर प्रॉक्सी वार चल रही थी, आज भी जो है जिस प्रकार से वहाँ टेररिस्ट जो है स्ट्राइक करते थे, कुछ मतलब जा हो रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो पहले तो बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए वहाँ पर जो ग्रास रूट पर जो था, उस पर स्ट्राइक करने के लिए 370-35 ये थोड़ा, उसके कारण थोड़ा सा ये चीज़ें समय लिया है सरकार ने, लेकिन लगभग अभी मुझे लगता है कि बिल्कुल 2024 में सितंबर से पहले पहले असेंबली इलेक्शंस भी हो जाएंगे। और अभी क्योंकि लोकल बॉडीज़ और जो है जो पंचायत इलेक्शंस है, उनका भी टेन्योर पूरा हो गया, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन उसके बाद वो भी हो जाएंगे। आपने बात की टेररिज्म की या लॉ एंड ऑर्डर की। जम्मू में तो चले ठीक है, मानते हैं कि बीजेपी को हिस्टोरिकली भी सीटें भी मिलती हैं, वोट्स भी मिलते हैं, और लेकिन कश्मीर वैली में ये कहा जाता था कि भाई कश्मीर वैली में बीजेपी की सियासत कभी नहीं चल सकती। कश्मीर वैली में जो है वो बीजेपी मतलब कहते हैं ना, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रही है, ये तो यहाँ आ भी नहीं सकते, ये तो इनकी राजनीति तो बहुत दूर की बात है। तो इस बार क्या आप कश्मीर में भी आप अपनी सारी सीटों पे इलेक्शंस लड़ेंगे आप? हाँ, लगभग ये तो तय होगा, बाद में तय होगा, लेकिन लगभग तैयारी हम जो है पूरे 5 की 5 सीटें जो है लोकसभा की लड़ेंगे, और असेंबली की जो है उसकी तैयारी हो रही है। बाद में क्या सीन उभर के आता है, ये तो बाकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जब बनेगी तब तय होगा, लेकिन हम तैयारी पूरी उसकी कर रहे हैं। बाकी है कि कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं या दक्षिण की भी बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है सत्ता प्राप्त करना, उसके लिए नहीं करती है। आज भी जैसे हम बैठक में थे, और जिस प्रकार से हमारे जो गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जहाँ हम जो है अभी तक नहीं हमारी पहुँच नहीं, वहाँ तक पहुँचिए, वहाँ पर लोगों को जोड़िए। तो ये जो सोच है कि भारतीय जनता पार्टी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, राष्ट्रीयता है, जब भारत को जो है तीसरी इकॉनमी बनाना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है आने वाले समय में, और 2047 तक भारत जो है विकसित भारत हो, इस प्रकार की अगर हमने जो है उस लक्ष्य को लेके प्राप्त अगर करना है, तो इसको हर व्यक्ति के पास, अंत में बैठे हुए व्यक्ति तक जो है पार्टी की नीतियां जाएं, उनको लाभ जाएं, और उनको वो हमारे संपर्क में आएगा, तभी तो हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो पार्टी के लिए ये लक्ष्य दिया है, तो उसमें कश्मीर भी आता है, नॉर्थ ईस्ट भी आता है, दक्षिण भी आता है। बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र शायद पार्टी होगी भारत में, बाकी दुनिया की तो मुझे मालूम नहीं, इतनी जल्दी जो है 1950 में जनसंघ के रूप में बनी, और जिस प्रकार से आज हमने अपना स्थान प्राप्त किया कि अखिल भारतीय स्तर पर और 350 से ऊपर सीट्स जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो पहले एक समय था कि हम कहीं नहीं थे, 2 भी हम थे, हमें मजाक किया जाता था कि हम और हमारे 2, इस प्रकार की बातें अटल जी जब थे तो ये मजाक करते थे कांग्रेस के लोग। तो ऐसा ऐसा हम बढ़ रहे हैं। तो ये बात पॉलिटिकल जो इलेक्शन का जो है उसको टारगेट करके तो हम करते ही करते हैं, लेकिन 50 साल के बाद जैसे कहा गया कि 2047 में भारत कहाँ पहुँचेगा,
तो अगर विकसित भारत बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो स्टेज भी अचीव करनी होगी जिसमें हम अंत में बैठे हुए व्यक्ति, हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाए। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि आप ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हैं। आपने बहुत समय दिया है इस पार्टी में, आप संघ से भी आप जुड़े रहे बहुत लंबे समय तक, और मैं आज का प्रोग्राम थोड़ा कैंडिड करना चाहता हूँ कि कुछ परसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में आपके बारे में। तो क्या आप वाकई में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हैं? देखिए, कभी हमारे विरोधी ऐसा कहते थे। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो कहते हैं ये कनक मंडी की पार्टी। कनक मंडी वहाँ व्यापार का हब है पुराने शहर में, जम्मू में, जो कहते बने यही वो कहते ब्राह्मणों की पार्टी है। क्योंकि ये पार्टी की जब शुरुआत हुई 1950 में, तो हमारा पॉलिटिकल नहीं कोई एक्सपीरियंस था, नहीं कुछ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थोड़ा पॉलिटिकल जो है जो एक्टिविस्ट थे या नेता थे, उनका वो शहीद हो गए 23 जून 1953 को। तो बाकी जो लोग थे, अटल जी तो बड़े यंग थे उस समय, पंडित दीनदयाल जी ने कमान संभाली, उनकी भी हत्या हो गई, वो भी शहीद कर दिए गए। तो उस समय जो है पार्टी का एक्सपेंशन के समय में इस प्रकार के पहले शहरों तक हम महदूद थे, ऐसा ऐसा गांवों तक गए। लेकिन जिस प्रकार से 1977 में जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी का एक्सपेंशन हुआ, और अटल जी के वक्त, और जिस प्रकार से हम एक मास पार्टी बन गई। पहले हम सिर्फ कैडर बेस्ड पार्टी थे, अभी है नीचे मासेस है, कैडर है और नेतृत्व है, इस प्रकार की पार्टी। तब गांवों में हमारा इतना प्रभाव नहीं था, और कई ऐसे जो है ट्रेडिशनल जो हमारे जो वोट बैंक नहीं था, जैसे हम कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग थे, जो जनजाति के लोग थे, या बाकी जो है माइनॉरिटीज़ में था, इस प्रकार का। अभी कई जगह ऐसे हैं, अभी भी हम कमज़ोर हैं, जैसे कश्मीर की बात आपने की, अभी है। लेकिन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अभी समय चला गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो खुद जो है अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, लोग कहते थे पिछड़ा वर्ग उनके पास नहीं, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से उन्हें जो सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जिस प्रकार से आज पार्टी में भी वो बदलाव आ रहा है, और उसमें जो है सरकार के लेवल पर भी बदलाव आ रहा है। आज 60% जो हमारे मंत्री हैं केंद्र में, वो पिछड़े और अति पिछड़े जाति के लोग हैं, या इस प्रकार के लोग हैं। तो ये जो है एक एक्सपेंशन हो रहा है, जो है कि भारतवर्ष का जो स्वरूप है, उसकी जो डेमोग्राफी है, उसकी जो टोपोग्राफी है, उसको मद्देनजर रखते हैं पार्टी जो है जिस प्रकार से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो पहले कभी होता, जब शुरुआती समय था तो तब इस प्रकार की बात थी। शुरू में तो आरएसएस के लिए भी ऐसे लोग कहते थे, लेकिन आज इस प्रकार के आप देखो कि जो है आरएसएस का इतना एक्सपेंशन हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों जो है उनके सदस्य हैं, और आज लोग भारतीय जनता पार्टी में आगे भी आ रहे हैं। तो इसलिए वो समय चला गया। हाँ, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी संघ में आया था तो इस प्रकार की बातें ज़रूर होती थी कि मैं गांव से था, और जिसको राजपूत कम्युनिटी कहते हैं उससे बिलोंग करता था। पिताजी फौज में थे, उसके बाद उन्होंने जो अपने हाथ से हल चलाई, हम भी उनके साथ थे। शहर में पढ़ने के लिए आए तो संघ के संपर्क में आए, तो हमें भी घर में भी लोग कहते थे यार भाई हमारा नहीं है, ये जो है महाजनों का काम है, जिनकी दुकान होती है वो कमाई करते हैं उसके। लेकिन जो हमें अंडरस्टैंडिंग बनी, जो हमने सीखा, उसमें कहा नहीं, ये इतने तक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक जो उद्देश्य के साथ आरएसएस चल रहा है, तो उसका जब हमने समझ आ गई तो फिर हम जो है, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर जो है, मैं 72 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आज तो बिल्कुल कहना चाहिए कि आज तो हर कोई स्वीकार कर रहा है। और इवन के माइनॉरिटीज़ में, जिसमें जैसे मुस्लिम्स में जिस प्रकार ऐसा चीज़ें जा रही हैं, उनको भी समझ आ रही है। कश्मीर में देखो कितने लोग जो हैं, वहाँ कितनी सीटें हम जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बढ़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं का समूह बढ़ रहा है, और जो ऐसा वो संगठनात्मक ढांचे में आ रहे हैं, तो ये ऐसा आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। राम मंदिर का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस आपके हिसाब से? सोनिया गांधी जी को इनविटेशन दिया गया, आपकी पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उनको भी इस चीज़ का बुरा लगा कि आपने उन्हें न्योता क्यों दिया। आपने कुछ ऐसे भी लोगों को न्योता दिया, जैसे इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार थे राम मंदिर के विरोध में, जो मुस्लिम पक्षकार थे, उनको भी आप लोगों ने न्योता दिया। लेकिन इकबाल अंसारी तो मान गया, उसने तो कहा मैं तो 100% जाऊंगा, लेकिन सोनिया जी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो
ये क्या आपकी सोच क्या है इसके पीछे, और व्हाई डू यू थिंक कि कांग्रेस इस तरह से हर जो हिंदुओं का जो मसला होता है, जैसे हिंदू अपने आप को एसोसिएट करता है या सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, वो भले कुछ लोग हैं जो हिंदू नहीं है बट सनातन परंपरा से खुद को जोड़ के देखते हैं, वो जब उनको सुनने को मिलता है कि ये हर उस चीज का विरोध करते हैं जिसपे हिंदू आस्था जुड़ी है, जिससे हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है, व्हाई डू यू थिंक, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए वैभव जी, कांग्रेस हमेशा एक कंफ्यूज पार्टी रही है, और ख़ास तौर पर जब से जो है 1947 जब पावर में आए ना, महात्मा गांधी जो राम राज्य की बात करते थे, वो भी सीन से चले गए। सरदार पटेल थे जो जिस प्रकार के नेशनलिज्म के, और बाकी भी, और 69 के बाद तो जब कांग्रेस का जो डिवीज़न हुआ, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस जो थी, इंदिरा कांग्रेस का जो जब डिवीज़न हो गया, जो मेन कांग्रेस थी वो तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई। तब जो है एक परिवार का यहाँ पर जो है रहा कब्जा, तब से कब्जा रहा। अभी ये लोग जो है कन्फ्यूज़ थे, शुरू से कन्फ्यूज़ थे। देखिए पहली बार सेकुलरिज्म जो हमारे संविधान में आया, मान लो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो सेकुलर नहीं था, क्योंकि भारत की खून में सेकुलरिज्म है, जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, इसमें जो है जिसको सर्वधर्म समभाव, इस प्रकार की बात है। और जो हमारा संविधान है उसमें जो ओरिजिनल कॉपी है, उस कॉपी में जो है रामायण के उसमें सीन्स हैं, राम के, रामायण के, बाकी जो महापुरुषों के जो भी जो सांस्कृतिक भारत है उसको डिपिक्ट किया गया है, उस पर उनकी पूरी जीवन यात्रा है, अपनी जीवन यात्रा उसमें बताई है। बाकी भी चीज़ें जो सांस्कृतिक भारत है जिसको जो उसको उसमें बताया गया है। तो ये सोच थी, हमारे संविधान के जो निर्माता थे उस समय, तो नेहरू जैसे जो सेकुलर जिसको कहा जाता है वो भी तो उस संविधान सभा थे, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। झंडे पे धर्म चक्र लगा हमारे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो है इंदिरा जी जब आ गई तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन शुरू हो गया और वो बढ़ता ही गया। और जब राम सेतु की बात आपको याद होगी, राम सेतु की बात आई कि वहाँ जो है उसको तोड़ने की बात आई तो बहुत बड़ा हुल्ला हुआ। तब भी इन्होंने जो है उसका विरोध किया। इन्होंने तो ये कहा था कि राम काल्पनिक है। काल्पनिक, हाँ। वो तो जो राम जन्मभूमि का जो केस माने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट, हाँ, कपिल सिब्बल और कितने वकील जो खड़े होते थे इनके, सोनिया गांधी ने दिया, सोनिया जी, हाँ। तो ये जो लोग हैं, और देखिए लेकिन अभी इनकी मजबूरी हो गई है, अभी सीधा उस प्रकार का विरोध नहीं कर रहे। अभी कभी जगतगुरु शंकराचार्य जी एक उन्होंने कोई कहा उसको रख के आगे बातें करते हैं। कोई कहते हैं दिग्विजय सिंह जी कि अभी अधूरा मंदिर है, जब हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जगतगुरु ने, उनका इस प्रकार की बात जो है ऐसी कोई बात नहीं है, मुहूर्त निकला है। अब चले देखें, मैं दिग्विजय सिंह और शंकराचार्य जी के बारे में मैं नहीं चर्चा करना चाहता, बिकॉज स्वरूपानंद सरस्वती जो इससे पहले शंकराचार्य थे, दिग्विजय सिंह उनके दीक्षित शिष्य हैं, और पहले बड़ा वो प्राउडली कहते भी थे कि स्वरूपानंद जी मेरे से मैं दीक्षित हूँ, मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ। तो बेसिकली उन्होंने स्वरूपानंद जी को अपना लाइसेंस बना रखा था। हाँ, और ये वही दिग्विजय सिंह है जो बॉम्बे में खड़े होकर 26 से 11 आरएसएस की साजिश जो है वो किताब लॉन्च करते थे। तो आप जो कन्फ्यूजन की बात की और आपने जो डुप्लिसिटी की बात की, ये तो बात हमें समझ में आई। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे ये भी समझाइए थोड़ा, कि मैं ये सिस्टम समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को, क्या आपको नहीं पता था कि सोनिया जी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी फॉर दैट मैटर अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव ने तो न्योता रिसीव करना तक जरूरी नहीं समझा। वो तो घर से, मतलब वो मिले तक नहीं जो लोग न्योता लेके गए थे। तो आप लोग क्यों भेजते हैं? हाँ, तो ये जो आंदोलन है ये सांस्कृतिक भारत का आंदोलन है जी। और अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा चलाई थी तो वो सांस्कृतिक भारत को मद्देनजर रख के ही चलाई थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को जो है शुरू किया, बढ़ाया आगे। और ये आंदोलन सिर्फ विश्व हिंदू परिषद तक ही नहीं था, 550 साल का संघर्ष है जी। कई यहाँ पर जो है जो लड़ाइयाँ हुई हैं, साधु संतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे राजा महाराजाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। 21वीं पीढ़ी है। हाँ, तो इस प्रकार का राम, और उसमें और देखिए जो तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है
जो राम मंदिर ट्रस्ट है, जो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने तो सभी को न्योता दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा भी धर्म को भी, क्योंकि राम मंदिर है इसलिए मुस्लिम्स को भी न्योता दिया, सिखों को दिया, बाकी लोगों को दिया। ये सोच है भारत की। तो ये अगर आंदोलन है, ये राष्ट्रीय मतलब एक संस्कृत राष्ट्रवाद का आंदोलन है, तो उसमें पूरे 140 करोड़ लोग आते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं। लेकिन जो एक तरफ तो ये कोशिश है कि सभी 140 करोड़ लोगों को जोड़ा जाए, और दूसरी तरफ कोशिश है इसको किस तरीके से हम जो है एक राजनीति के आधार पर इसको करें। और यहाँ तक कि वो इतनी हद तक चले गए कि 22 जनवरी जिसको पूरी दुनिया में जो है सराहा जा रहा है, और इंग्लैंड में, यूएसए में, फ्रांस में, साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, बाकी जगह पूरे मॉरिशस में, इस पर इवन के पाकिस्तान में लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, तो उसमें भारत में तो मना ही रहे हैं। और ये कांग्रेसी जो है एक अपना जो है अलग से बीन जो है बजा रहे हैं, और ये एक्सपोज हो रहे हैं। और देखिए वही कांग्रेसी है कि जब चुनाव आएंगे तो जनेऊ पहन के जाएंगे, और जनेऊ भी जो है वो कपड़ों के ऊपर पहन के जाएंगे। और जिस प्रकार से वो राहुल जी भी जो है कई प्रकार के सरमस देना शुरू करते हैं हिंदुत्व के ऊपर, बाकी है तो इस प्रकार की बातें। एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट था, तो उसमें जो कॉमेडियन था वो कहता है कि राहुल जी जब मंदिर जाते हैं, और ये सब वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इट्स स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट था कि राहुल जी जब मंदिर जाते हैं, शंकर जी जब राहुल जी को देखते हैं तो शंकर जी कहते हैं कि ब्रो तू चीटिंग मत कर। यही है। अच्छा, ये सिर्फ राहुल जी की बात नहीं है, राहुल जी तो सिंबलाइज कर रहे हैं कांग्रेस को। वो एक परिवार में ये एक है ना चीज, ऐसे ऐसे जैसे जैसे परिवार भी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आ रही है, उसमें भी डिक्लाइन आ रहा है। और ज़्यादा इस प्रकार की बातें जो है वो जो है हिंदुत्व भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। शो ऑफ करने की मजबूरी हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं करेंगे, अपने आप को मंदिर में नहीं जाएंगे, शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाएंगे, प्रियंका भी जाएंगी, बाकी नहीं चढ़ाएंगे, शायद हमें वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी इसके लिए इस पाखंडबाजी से तो लोग वोट देने वाले नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन पता नहीं अभी अपने वो है, जब काल्पनिक आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, राम को कह दिया, एफिडेविट दे के कह दिया, अब किस मुंह से जाए कहीं पे नहीं राम मंदिर है, वो भी इससे द्वंद्व में है। तो इसलिए तभी मैंने कहा कि कांग्रेस अभी सबसे बड़ी कंफ्यूज पार्टी है, पॉलिटिकली भी कंफ्यूज्ड हैं, और इस प्रकार की जो एक सोशली भी बिल्कुल कंफ्यूज हैं, और उनका एक स्वभाव बन गया ये। आज कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता है, वो टेलीविजन पे काफ़ी आती हैं वो, और हमारे यहाँ बनारस के एक कांग्रेस के नेता हैं वो, ये दोनों लोग हनुमानगढ़ी पहुँचे और हनुमानगढ़ी दर्शन किया उन्होंने, उनको कहीं किसी ने नहीं रोका। फिर वो मंदिर के अंदर, राम मंदिर के अंदर कांग्रेस का झंडा लेके जाने का प्रयास करने लग गए। मैं अयोध्या जा चुका हूँ, मैं वहाँ पे लोगों से, मैं कार्य भी देख चुका हूँ, लोगों से मिला भी हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी के आने जाने पे कोई प्रतिबंध है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के मंदिर के अंदर जाना, मंदिर झंडे लगाने की जगह तो नहीं है, पर राजनीतिक झंडे लगाने की तो जगह नहीं है। देखिए महबूब जी, जितने भी भारत के लोग हों, सभी को एक आह्वान है, ये जो समय चल रहा है कि हर मंदिर के हम स्वच्छता, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बात कही, अपने अमित भाई शाह ने कही, लेकिन कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं मिले, जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है वहाँ राम जन्मभूमि, वहाँ पर जाएंगे नहीं 22 तारीख को, वहाँ पर शरीक नहीं करेंगे। पहले इन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर वर्सेस राष्ट्रपति भी करना शुरू कर दिया, तो राष्ट्रपति को न्योता नहीं है, उपराष्ट्रपति को न्योता नहीं है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि मुझे मिलेगा, जिनको नहीं मिला उनको कहते हैं हमें मिलेगा तो हम जाएंगे, जिनको मिला कि हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बात है, ये पूरा राजनीतिकरण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों ने इसको जो है बहुत धोया है इनको, कि आप कि कौन से एक तरह पवित्र एक राम है, पूरा भारत हो गया है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो है हिंदू है, जहाँ राष्ट्रभक्त है, भारतीय है, वो इसको जो है खुशी मना रहा है, और आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हो। और इनको सबक तो आना चाहिए, और इसको कांग्रेस को इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ये लोग जिन्होंने, सोनिया जी ने या राहुल जी ने इनको, खड़गे जी ने इनको इसलिए भेजा था कि वहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए और इस प्रकार की बात उन्हें की जाए कि वहाँ कोई दंगा हो, इस प्रकार की बात। तो ये जो है कि कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस मूवमेंट को बदनाम करने की, और जो है और लोगों को मैसेज है, लेकिन लोग समझ गए हैं, इनको आने वाले समय में वो जरूर सबक सिखाएंगे।
देखिए, सोनिया जी जब रोम से निमंत्रण आया था तो ये वहाँ पर नहीं जा सकी थी। उन्होंने माफ़ी मांगी। क्या वो 22 को तारीख को नहीं जा रही हैं, तो क्या ये माफ़ी मांगने का जो है, जो तीर्थ जो वो है ट्रस्ट है, उनसे माफ़ी मांगेगी? या फिर अपनी जगह पर किसी को, खड़गे जी को या जिनको, उनको कहेंगे भी आप हो आओ भाई, क्योंकि ये ऐसा समय है जो भारत की एकता दिखाने का मौका है। लेकिन वहाँ तो आप माफ़ी मांगोगे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़े करवाओगे आप। वहां पे लोग भी भेजे थे अपने पार्टी के। हाँ, 2-3 लोग भी गए हैं, उनके मिनिस्टर्स गए थे शायद। और मैं कहता हूँ, मैं एक पढ़ रहा था, नटवर सिंह जी का एक अभी था ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है, शायद वो बाबर को लेके जिस प्रकार से इंदिरा जी की भी बात उसने कही है, तो मैं उसको ज़्यादा जो है बोलूँगा नहीं। तो ये कौन सी सोच है ये कांग्रेस की? परिवार की सोच है जो बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर लाद रहे हैं। कुछ कांग्रेसी जरूर हैं जो अभी जो है ये बता रहे हैं पे नहीं कांग्रेस गलत करे, लेकिन बहुत ऐसी छुटपुट आवाजें हैं। कांग्रेस का हम डॉक्टर साहब ये देखते हैं ना कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं उत्तर प्रदेश के आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में, कानपुर में, बनारस के आसपास के जिलों में, और इवन पश्चिम में भी फॉर दैट मैटर, सेंट्रल यूपी में बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता जो है, जो जिन्होंने अपना दशकों दिए हैं पार्टी को, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं पार्टी छोड़ के। एंड उनका कहना है कि हम, ये जो हमारी पार्टी है, मेरी 2 लोगों से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आप तो आपने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 25 साल अपनी पार्टी के, आपने जीवन के लगाए हैं, आपने आप इस समय क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो कहते हैं ये पार्टी सुसाइडल रोड पे चल रही है, इनका जो मोड है, ये मोड ही सुसाइडल है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले हमको लोग अपने घर में पानी नहीं पिला रहे। लोग कहते हैं कि यार तुम राम का विरोध करते हो, तुम्हारी पार्टी राम का विरोध करती है। कहते हैं यार इन्होंने हमारी राजनीति घर बैठे बैठे खत्म कर दी। देखिए वैभव जी, ये कांग्रेस है ना जो 1885 में बनी, आप थोड़ा सा इतिहास में अगर जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस है, वही कांग्रेस है जिसके नाम पर जो आज तक जो है ये खट्टी खाते रहे। गणेश उत्सव शुरू किए, विपिन चंद्र पाल, यहाँ पर जो है जिस प्रकार से दुर्गा पूजा, इस प्रकार से फेस्टिवल्स होते थे। महात्मा गांधी जो थे, जो कि जिनको ये अपना आइडल मानते हैं, यहाँ तक कि सरदार पटेल जो है, जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को लेके जिस प्रकार पूरा इतिहास भरा पड़ा है, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू ने यही स्टैंड लिया था। इस परिवार की दिक्कत ही यही है। तो चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे वो सोनिया जी हैं, ये सारे लोग हैं। तो पहले शुरू में जिस प्रकार से कांग्रेस से लोग जुड़े थे और गांव-गांव में आपको कांग्रेसी मिलते थे, वो उस पार्टी की जो रोल रहा है आज़ादी के वक्त, जब इंदिरा जी गांधी जी के कांग्रेसी उसके कारण जुड़े थे, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जलते गए। आज उनको समझ आ रही है कि ये जो पार्टी है, ये जो है जो अपीजमेंट के तौर पर इतनी ऐसी हद तक पहुंच गई है, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि मुस्लिम वोट भी कोई मायावती ले गई, कोई जो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ले गई, या दूसरे लोग ममता के ले गई, तो उनको किसी चीज़ के कंसोलिडेट करें, और हिंदुओं के वोट तो डिवाइड करके हम ले ही लेंगे। इस प्रकार की बात जो थी, उनको तो रीगेन करने के लिए आज फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये वो हैं, वो कहते हैं ना कि धोबी का जो कहते हैं, तो बोलूँगा नहीं, ना घर का ना घाट का, उसी प्रकार की बात जो है इनकी हो जाएगी। तो कांग्रेस के लोग अभी तो 22 की तारीख के बाद देखें आप, जिस प्रकार 22 तारीख को जिस प्रकार का एक बड़ा भव्य, घर घर में जब दीपक जलेंगे, घर घर में जो है राम धुन गाई जाएगी, मतलब राम के भजन गाए जाएंगे, वहाँ पर दीपावली होगी, और जिस प्रकार से वहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम होगा, तो जो बचे खुचे हैं वो भी, जो सही मायने में अभी भी जिनके जो आत्मचिंतन कर रहे होंगे, या जिनकी इनर कॉन्शियस जो है, उनको कहे भाई छोड़ो, ऐसी पार्टी से क्या लेने देना। तो ये सुसाइडल है, ये अपनी पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारे। अभी भी वक्त है, अभी भी सोनिया जी कहें कि हाँ मैं नहीं आ सकती, बीमार हूँ, जा, वो माफ़ी मांग लें और कुछ लोगों को भेजें, और ये जाएंगे तो मुझे लगता है शायद लोग इनको माफ़ कर दें। मतलब संघर्ष जो है, या पार्टी को बनाया जो, वो पार्टी ने बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल जैसे लोगों ने बनाया, और मलाई जो है वो एक परिवार ने खाई है ले दे करके। और पार्टी के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और वैसे ये अक्सर पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में बीजेपी और आरएसएस अपने कंट्रीब्यूशन का सबूत दे, तो उसके ऊपर ना मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो की थी,
मैंने उसमें कहा था कि गंगाधर नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के पिताजी थे, वो जो ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस थी उसमें कोतवाल थे और यहीं दिल्ली में पोस्टेड थे। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्रांतिकारियों ने उनका घर जला दिया था और उनको यहाँ से अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा और जा करके आगरा में बसे। यहाँ पर रह नहीं सकते थे क्रांतिकारी, जिन्होंने क्रांतिकारियों को, देश में स्वाधीनता प्रेमियों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला, जिन्होंने उनकी खाकी पहनी अंग्रेजों की, वो दूसरों की खाकी पे सवाल उठाते हैं। दूसरों की पहनी, भाई संघ तो अपनी खाकी खुद पहनती है ना। संघ का तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि अंग्रेजों से कभी हमने अंग्रेजों से खाकी लेके पहनी हो। तो आप मुझे जरा बताएं कि तो ये नैरेटिव हम देखते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब आपको आवश्यकता नहीं रह गई, अब ये पार्टी खुद ही सेल्फ एमोलेशन में है, ये खुद ही सब कुछ कर देंगे आपका काम। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो डिबेट शुरू कर रहे हैं ये बिल्कुल अपने फिर जो है अपना ही जो है खड्डा खोद रहे हैं अपने लिए। मैं इनको कहूँगा भी देखिए, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, ठीक है, लेकिन उसके साथ पीछे मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार वो नागपुर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जब स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने आरएसएस की जो है नींव रखी है और उसके बाद क्रांतिकारियों के साथ उनका संबंध रहा है। 2 साल जेल में भी रहे, जेल में रहे हैं वो। तो हमारी सोच फिर, हाँ उस समय उनको लगा भी नहीं, क्योंकि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद देश किस रास्ते पर जाना है, किस सोच पर जाना है, तो उन्होंने आरएसएस का जो है उन्होंने स्थापना रखी। और जो आज आरएसएस का जिस प्रकार से हम देखें मतलब पूरे विश्वव्यापी उसका प्रभाव है। तो ये जो इस प्रकार की बात करें, और आपने देखिए गांधी जी ने इनको सुझाव दिया था, 2 सुझाव दिए थे। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप इसका नाम छोड़ दें, क्योंकि ये एक बैनर था जिस बैनर के तले पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले से लेके और सारे जो लोग थे, बाद में अरविंद घोष जो जैसे लोग थे, बाद में ये लोग भी है। इनका परिवार तो बाद में जुड़ा है, जैसे पहले तो कोतवाली करते रहे हैं अंग्रेजों की, लेकिन इनका बाद में जुड़ा है। नेहरू जी ना, वो भी गांधी जी की मेहरबानी से सरदार पटेल जो है के मुकाबले इनको जो चुना गया, शायद गांधी जी के मन में क्या था हमें मालूम नहीं। तो आज आप जो ठेकेदार बन गए, तो भारत जो कांग्रेस की जो वो कांग्रेस थी, उसकी भी सांस्कृतिक भारत की सोच थी। ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इस प्रकार की बातें जो है ये तो नेहरू जी ने जो है शुरू की हैं, क्योंकि ये शुरू से कंफ्यूज थे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार की बातें शुरू की। इस प्रकार की डिबेट उनको नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस को अभी भी मौका है अपने आप को संभाल करने का, और ये बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए कि 22 तारीख को अगर वो चले जाते हैं, खड़गे जी चले जाएं, राहुल जी चले जाएं और वहां पर जनेऊ पहन के जाएंगे और पूजा कर लेंगे, तो मुझे लगता है शायद लोग जो इन्होंने जो पाप किए हैं उनको माफ कर सकते हैं। अब नहीं जाएंगे, अब रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई है अब रजिस्टर नहीं होगा। नहीं, अभी अगर आप वो माफीनामा देंगे और कहेंगे, शायद वहां से उनको कहेंगे पे आ जाइए, निमंत्रण तो दिया है इनको, और ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है रीथिंकिंग हो सकती है। लेकिन माफीनामा दे के जाए। हाँ बिल्कुल। तो माफी अगर वो वहां से रोम पोप से मांग सकते हैं, तो यहाँ मानने उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो है, बेशक सोनिया जी, उनको पूरी धार्मिक आज़ादी है, उनको पूरा है, वो कर सकती है, उसको आराध्य कौन है ये वो उनके लिए उनको मुबारक। लेकिन यहाँ पर अगर उनकी सारी जिंदगी रही है, उनका परिवार है, उनके पूर्वज जिनको कहती हैं वो यहाँ के थे, तो यहाँ माफ़ी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर हम आपके साथ एक बार बात करेंगे। और अगला विधानसभा चुनाव, मैं चाहता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम और आप जरूर चर्चा करें एक बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।